तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं सोइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 50 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा था सोइल साइंस के लिए यूके ट्रिपल एससी डबल एओ के लिए, उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 4। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोइल साइंस से और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। द सोइल वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच मौजूद मिट्टी के पानी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल वाटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल वाटर, ऑप्शन नंबर डी कैपिलरी वाटर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फील्ड कैपेसिटी होता है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है, तो इनके बीच में जो वाटर होता है, सॉइल वाटर होता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल वाटर। ये जो फील्ड कैपेसिटी है और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, इसके बीच में जो सॉइल वाटर होता है वो अवेलेबल वाटर कहलाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे। अवेलेबल वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एफसी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी। तो जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, इनके बीच में जो वाटर पाया जाता है, सॉइल वाटर होता है, वो अवेलेबल वाटर कहलाता है। इट इज द वाटर दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज। और इस वाटर का जो यूज है वो पौधे करते हैं, प्लांट करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं। इट इज मोस्टली हेल्ड इन कैपिलरी पोर्स। और ये जो है कैपिलरी पोर्स में देखने को मिलते हैं। जो कैपिलरी जो कोशिका रंध्र होता है, वहां पे ये देखने को मिलता है। तो ये था अवेलेबल वाटर के कुछ पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच सॉइल कोलाइड्स हैज द हाईएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी। किस मृदा कोलाइड की धनायन विनिमय क्षमता जो सीईसी है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए केओलनाइट, ऑप्शन नंबर बी इलाइट, ऑप्शन नंबर सी मोंटेमोरिलोनाइट, ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, मोंटेमोरिलोनाइट। ये एक ऐसा सॉइल कोलाइड है जिसका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है ये हाईएस्ट होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। मोंटेमोरिलोनाइट हैज द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अमंग कॉमन क्ले मिनरल्स। तो बाकी के जो क्ले मिनरल्स है उससे अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे जो हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलता है वो मोंटेमोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल है इसमें देखने को मिलता है। इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई श्रिंक स्वेल कैपेसिटी। और इसका जो सरफेस एरिया है वो भी लार्ज होता है, बड़ा होता है, और इसमें जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग कैपेसिटी है वो हाईएस्ट देखने को मिलता है। इट इज द डोमिनेंट क्ले मिनरल ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। और अगर ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें, रेगुर सॉइल की बात करें, तो जो मोंटेमोरिलोनाइट है ये एक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है, महत्वपूर्ण क्ले मिनरल माना जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी ए सॉइल विथ एन आर्गेलिक ओरिजिन एंड बेस सेचुरेशन लेस देन 35% इज क्लासिफाइड एज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी में ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी जिसमें आर्गेलिक ओरिजिन हो और बेस सेचुरेशन जो है वो 35% से कम हो, उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फीसोल्स, ऑप्शन नंबर बी मोलिसोल्स, ऑप्शन नंबर सी अल्टीसोल्स, ऑप्शन नंबर डी एंटीसोल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्टीसोल्स। तो अल्टीसोल्स ये सॉइल ऑर्डर है जहां पे आर्गेलिक ओरिजिन देखने को मिलता है और बेस सेचुरेशन जो होता है वो लेस देन 35% देखने को मिलता है। अल्टीसोल्स आर हाईली वेदर्ड एसिडिक सॉइल। जो अल्टीसोल्स ऑर्डर के जो सॉइल होते हैं ये हाईली वेदर्ड होते हैं और ये एक तरह के एसिडिक सॉइल होते हैं। दे पोजेस एन आर्गेलिक ओरिजिन विथ क्ले एक्यूमुलेशन। और यहाँ पर जो है कि आर्गेलिक ओरिजिन देखने को मिलता है और यहाँ पर क्ले का एक्यूमुलेशन होता है।
देयर बेस सैचुरेशन इज लेस देन 35%, और जो बेस सैचुरेशन होता है वो 35% होता है, 35% से कम होता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन ह्यूमिड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, और ये आर्द्र जो समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, टेम्परेट, ह्यूमिड टेम्परेट और जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर ये पाया जाता है, वहां पर ये देखने को मिलता है। दे यूजुअली रिक्वायर लाइम एंड फर्टिलाइजर्स फॉर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, और अगर यहाँ पर अगर खेती करना है, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लेना है इस सॉइल से, तो वहां पर लाइम और फर्टिलाइजर का यूज करना होता है। तो ये था अल्टी सॉइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम टू टोटल केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए एक्सचेंज करने योग्य सोडियम और कुल धनायन विनिमय क्षमता के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो रेशियो पूछ रहा है कि एक्सचेंज करने योग्य जो सोडियम है और जो टोटल केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, इसके अनुपात को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, ऑप्शन नंबर बी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ऑप्शन नंबर सी रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो रेशियो है वो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज के नाम से जाना जाता है, ईएसपी के नाम से जाना जाता है। ईएसपी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सोडियम हेल्ड ऑन सॉइल एक्सचेंजेबल साइट। तो ईएसपी जो है ये इंडिकेट करने का काम करता है कि जो सॉइल एक्सचेंजेबल साइट है वहां पर सोडियम की मौजूदगी को इंडिकेट करने का काम करता है। इट इज कैलकुलेटेड एज ईएसपी बराबर ई एक्सचेंजेबल सोडियम अपॉन केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100, ये इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सॉइल विथ ईएसपी ग्रेटर देन 15 आर जनरली कंसिडर्ड सोडिक, जहां पर जो 50% से अधिक अगर ईएसपी का सॉइल में देखा जाता है तो ये सोडिक सॉइल माना जाता है। हाई ईएसपी कॉजेज सॉइल डिस्पर्सन एंड पुअर इन्फिल्ट्रेशन, और हाई ईएसपी कारण जो मृदा की संरचना है, सॉइल जो है वो डिस्पर्स कर जाता है, पुअर इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जिप्सम इज कॉमनली यूज टू रिक्लेम सोडिक सॉइल, और जो सोडिक सॉइल है उसको फिर रिक्लेम करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। तो ये ईएसपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉइल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉन एज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 ग्राम मिट्टी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन नंबर सी हीट कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर डी थर्मल डिफ्यूसिविटी। तो इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक हीट। अगर 1 ग्राम मिट्टी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा का जो मात्रा होता है स्पेसिफिक हीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इन सोइल कोलाइड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एक्सचेंजेबल केटायन बाय अनदर केटायन इज नॉन एज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मिट्टी के कोलाइड्स में एक एक्सचेंज होने योग्य धनायन केटायन का दूसरे धनायन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एडजॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर बी केटायन एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी फ्लोक्लेशन, ऑप्शन नंबर डी चिलेशन। तो जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ वन एक्सचेंजेबल केटायन बाय अनदर केटायन की बात करते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी केटायन एक्सचेंज। केटायन एक्सचेंज के नाम से ये जाना जाता है। केटायन एक्सचेंज इज अ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ केटायन बिटवीन सॉइल कोलाइड्स एंड सॉइल सॉल्यूशन। तो केटायन एक्सचेंज में क्या होता है कि जो सॉइल कोलाइड्स होते हैं और सॉइल सॉल्यूशन होते हैं, इनके बीच में जो केटायन एक्सचेंज होता है, रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ केटायंस होता है, वो केटायन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन क्ले एंड ह्यूमस। और ये क्यों होता है, जो क्ले और ह्यूमस होते हैं इनमें नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है जिसके कारण ये चीज देखने को मिलता है।
इट इज मेजर्ड एज केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और इसका जो मेजरमेंट है वो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जो सोडियम है आर कॉमन एक्सचेंजेबल केटायन। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सचेंजेबल केटायन के कुछ एग्जांपल दे तो वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। इट प्ले अ मेजर रोल इन न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल में जो सॉइल फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन है, इसके लिए केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है द सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP इज अप्रोक्सीमेटली। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर मिट्टी की नमी का तनाव लगभग कितना होता है? तो इस क्वेश्चन में आपको सॉइल मॉइस्चर टेंशन बताना है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। ऑप्शन नंबर ए 0.1 बार, ऑप्शन नंबर बी 0.33 बार, ऑप्शन नंबर सी 15 बार, ऑप्शन नंबर डी 31 बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 बार। जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे अगर देखने को मिलता है तो वो 15 बार पे देखने को मिलता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द मॉइस्चर लेवल एट विच प्लांट्स कैन नॉट रिकवर फ्रॉम विल्टिंग। तो यहाँ कह रहा है कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जो मॉइस्चर लेवल होता है, अगर यहाँ पर प्लांट अगर विल्ट कर जाता है तो फिर प्लांट का रिकवरी होना फिर मुश्किल है। द सोइल वाटर पोटेंशियल एट PWP इज अप्रोक्सीमेटली -15 बार और -1500 kPa। और यहाँ सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात करें PWP पे तो वो यहाँ पे -15 बार्स में देखने को मिलता है। वाटर बिलो PWP इज अनअवेलेबल टू प्लांट्स, और जो वाटर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट्स इसका यूज नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द सब सरफेस ओरिजिन इज नॉन एज। तो यहाँ पर पूछ रहा है मिट्टी बनने की वह प्रक्रिया जिसमें सतह के नीचे की परत में कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पोर्टजुलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लेटराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइजेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के दौरान सब सरफेस जो सब ओरिजिन है वहां पर क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक्यूमुलेट कर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्सिफिकेशन। जब सॉइल फॉर्मेशन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट सब सरफेस ओरिजिन पे जमा हो जाता है, वहां पे एक्यूमुलेट कर जाता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैल्सिफिकेशन कहलाता है। कैल्सिफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन द बी ओरिजिन। जो सब सरफेस ओरिजिन है, बी ओरिजिन है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेट होना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। इट इज कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है कॉमनली? जो सेमी एरिड और जो एरिड वाला जो क्लाइमेट है वहां पर ये देखने को मिलता है। लो रेनफॉल रिड्यूसेस लीचिंग कॉजिंग CaCO3 एक्यूमुलेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण जो लीचिंग है वो कम होता है और CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक कैल्सिक ओरिजिन में डेवलप ड्यू टू दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस से क्या होता है जो कैल्सिक ओरिजिन है इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ग्रासलैंड एंड ड्राई रीजन्स। एरिड और सेमी एरिड जो ड्राई रीजन्स है यहाँ पर आपको कॉमनली ये चीज देखने को मिलता है। तो ये था कैल्सिफिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द सोइल ओरिजिन इनरिच्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट ड्यू टू कैल्सिफिकेशन इज कॉल्ड। तो कैल्सिफिकेशन के कारण कैल्शियम कार्बोनेट से समृद्ध मृदा संस्तर सोइल ओरिजिन को क्या कहा जाता है? अभी मैंने इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर दिया हूं, फिर भी आप ऑप्शन को देखेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला है आर्गलिक ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी स्पोडिक ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी कैल्सिक ओरिजिन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिक ओरिजिन। तो सब सरफेस में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, एक्यूमुलेट करना कैल्सिफिकेशन कहलाता है, और इस प्रोसेस से क्या होता है कि वहां पर कैल्सिक ओरिजिन का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्सिक ओरिजिन। कैल्सिक ओरिजिन इज सब सरफेस ओरिजिन रिच इन सेकेंडरी CaCO3 एक्यूमुलेशन।
इट डेवलप्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन, और ये कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के कारण डेवलप होता है। इट इज कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स, जैसा कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। लिमिटेड रेनफॉल प्रिवेंट्स लीचिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलता है, लिमिटेड होता है, इसके कारण जो लीचिंग है वो कम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है सब सरफेस में, सब सरफेस ओरिजिन में। इट यूजुअली अकर इन द बी ओरिजिन, जो कि बी ओरिजिन है। नेक्स्ट है द क्ले मिनरल्स हैविंग द लोवेस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC। तो यहां पर पूछ रहा है कि जो क्ले मिनरल्स है इन चारों में से सबसे कम केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसका है। ऑप्शन नंबर ए मोंटेमोर्लोनाइट, ऑप्शन नंबर बी वर्मिकुलाइट, ऑप्शन नंबर सी केओलनाइट, ऑप्शन नंबर डी इलाइट। तो अगर बात करें कि लोएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केओलनाइट। केओलनाइट जो क्ले मिनरल है, इसका जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है वो लोएस्ट होता है। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो मोंटेमोर्लोनाइट जो क्ले मिनरल है, इसमें सबसे ज्यादा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलता है। केओलनाइट इज अ 1:1 टाइप नॉन एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल। ये क्या है? 1:1 एक नॉन एक्सपेंडिंग नेचर का क्ले मिनरल होता है केओलनाइट। इट हैज द लोएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अमंग कॉमन क्ले मिनरल, और बाकी के जो क्ले मिनरल्स है उनसे अगर कंपेयर करें तो सबसे जो लोएस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है वो केओलनाइट का होता है। इट हैज लो सरफेस एरिया एंड लो श्रिंक स्वेल कैपेसिटी। ये एकदम से मोंटेमोर्लोनाइट के अपोजिट है। यहाँ पर आपको सरफेस एरिया जो है वो लो देखने को मिलता है, और जो श्रिंकिंग और स्वेलिंग कैपेसिटी है इसका लोएस्ट होता है। जबकि अगर मोंटेमोर्लोनाइट की बात करें तो उसका जो लार्ज सरफेस एरिया वहां पे देखने को मिलता है, और श्रिंकिंग स्वेलिंग कैपेसिटी भी हाईएस्ट होता है। इट इज डोमिनेंट इन हाईली वेदर्ड ट्रॉपिकल सॉइल, और ये मुख्यतः जो ट्रॉपिकल सॉइल है, हाईली वेदर्ड सॉइल है, वहां पाया जाता है। इट शोज लो न्यूट्रेंट होल्डिंग एबिलिटी, और ये क्या होता है एक तरह का कि न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है इसका लो होता है। ये उस तरह का नेचर रखता है जहां पे न्यूट्रेंट होल्डिंग एबिलिटी लो होता है।